बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, एग्ज़ाम्स की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे अपने। तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके, तो बेस्ट विशेस, आप लोग भरपूर तैयारी करें। मैं आपको जितना मैक्सिमम गाइड कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ आपको। तो खैर बहरहाल आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेकर आया हूँ, कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेकर आया हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर जाते हैं, आप समझते कि बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो हो जाएगी, तो जब इसको चीज़ को स्किप कर जाते हैं तो वही छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं। तो उन्हीं बड़े मसाइल से बचाने के लिए आज मैं आपको छोटी छोटी टर्म्स लेकर आया हूँ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, इसमें तकरीबन 8 टर्म्स आ रही हैं। इसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होती है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम एंड फेज, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये टर्म्स आपको पहले से पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो बच्चों का डेफिनेशन है, तो उसके बावजूद भी आपने आज के लेक्चर को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। और सबसे मज़े की बात ये होगी कि जो चीज़ें बताऊंगा आपको पता है, मैं सिर्फ बताता नहीं, समझाता नहीं, बल्कि उनके रिलेटेड जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपसे क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं। तो मेरे इस थर्ड वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज के, यहाँ पर भी ये वेव फॉर्म कैसे बनेगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज़ फेज़। आज मुझे फेज़ बताना है और सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाना है आपको। तो कोई डेरिवेशन नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आसिफ नूर, आपका फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉलेज फिस्टा। इसके लाल बटन पे बैठ जाएं, इसको दबा दें, सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो, और इसके घंटी भी बजा दें, टन टन टन, और घंटी बजाते ही ऑल पे टिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की लिंक्स, आप आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मिल सके, और जो लेक्चर्स आप लाइव लेक्चर्स हैं ये आप इनमें पार्टिसिपेट भी कर सके। तो बहरहाल आज सबसे पहले जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन या टू एंड फ्रो मोशन जो होती है उसमें एक मीन पोजीशन होती है। फर्ज के लिए ये मीन पोजीशन है MP, और ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, और एक इधर इतनी ही इधर होगी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर ये आगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। फर्ज कर लो कि आपके पास जब टाइम 0 था, यानी जब आपने टाइम 0 सेट किया तो बॉडी आपकी इस पॉइंट पर मौजूद थी, यहाँ पर, और फिर आपने मोशन स्टार्ट कर दी, इसकी मोशन स्टार्ट हो गई, टाइम गुजरता चला गया, 1 सेकंड बाद बॉडी यहाँ पर आ गई, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, फिर कुछ बॉडी यहाँ पर आ गई, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, फिर यहाँ पर आ गई, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, और फिर यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से बॉडी पहले इस तरफ गई, फिर इस तरफ गई, फिर ये मज़ीद आगे गई, और फिर ये मज़ीद आगे। फिलहाल मैं इसको नहीं बना रहा, इसको मैं नहीं बना रहा। फिर बॉडी वापस आएगी यहाँ से, तो टाइम ट्रैवल करता जाएगा, कुछ पॉइंट एक यहाँ पर पहुँचेगी, फिर यहाँ पर पहुँचेगी, फिर यहाँ पर पहुँचेगी, अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँचेगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर, अभी भी मैं एक्सट्रीम वाले पॉइंट को फ़िलहाल नहीं शामिल कर रहा। तो टाइम 0 पे तो मीन पोजीशन पर थी, तो 1 सेकंड बाद बॉडी कहाँ पर होगी, तो हमें ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा, ये वाला, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, X बोलेंगे इसे आप। इसी तरह से अगर कहा जाए कि जी 2 सेकंड बाद कहाँ पे होगा, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस, हम यहाँ से लेके यहाँ तो फाइंड करेंगे जो कि इसका कहलाएगा X कहलाएगा। अगर यहाँ पर आ जाएं तो जो भी टाइम होगा, तो अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि यहाँ पर इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो आप यहाँ पे बताएंगे, और ये वाला क्या होगा, अगर डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे तो ये आएगा -x। ठीक है जी। तो ये जो x है, किसी एक इंस्टेंट पर जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक इंस्टेंट पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन से, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक्सट्रीम पॉइंट शामिल नहीं होगा। एक्सट्रीम पॉइंट के लिए मैं अलग टर्म यूज़ करते हैं। तो बहरहाल ये हो गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स के अलावा, ये वाला एक्सट्रीम और ये वाला एक्सट्रीम, इसके अलावा किसी भी पॉइंट के ऊपर जब बॉडी इस वक्त मूव कर रही होगी टू एंड फ्रो, तो उस पॉइंट के ऊपर जो भी टाइम बनता है, जो भी इंस्टेंट बनता है,
उस इंस्टेंट पे बॉडी का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्स। हम यहाँ पे इसको आगे जाके एक्स से डिनोट करेंगे। सब बुक्स में वाई भी डिनोट किया जाता है, उससे सिंबल से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए एक्स से डिनोट करेंगे। अब आते हैं जी एम्पलीट्यूड को हमारी बुक में तो एक्स नोट से डिनोट किया गया है, लेकिन मोस्टली बुक इसको ए से डिनोट करती हैं, तो सिंबल आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब आप देखें ये वाला मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड अगेन ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो टाइम जीरो पर तो बॉडी मीन पर होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब बॉडी एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगी, ये वाला एक्सट्रीम, तो इस मीन से एक्सट्रीम तक का फासला ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगी बल्कि यहाँ से वापस आ जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ को, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रहा है इस तरफ को, इसमें कोई और पॉइंट शामिल नहीं होगा, सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट शामिल होंगे। इसे बोलेंगे एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसको हम एक्स नॉट या ए लिख सकते हैं, और जब डायरेक्शन को हम कंसिडर करेंगे तो ये वाला क्या होगा, माइनस एक्स नॉट लिखेंगे या माइनस ए एम्पलीट्यूड को, या एक्स नॉट एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। अब बॉडी का जो इंस्टेंटेनियस जो होता है ना एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग द मोशन फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। अगर आइडियल सिचुएशन है, अगर बॉडी में एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, अगर एरोडायनामिकल फोर्सेस एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर नहीं है, यानी आइडियल सिचुएशन है, फिर तो बॉडी हर दफ़ा इसी एक्सट्रीम को टच करके वापस जाएगी। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, एरोडायनामिकल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो फिर बॉडी हर दफ़ा इस एक्सट्रीम को टच नहीं करेगी, बल्कि हो सकता है कि फर्स्ट वाइब्रेशन में यहाँ तक आए तो सेकंड में यहाँ तक ही आ जाए, थर्ड में यहाँ तक ही आ जाए, तो इसका एक्सट्रीम चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हमारी जो सिचुएशन है वो आइडियल सिचुएशन है, यानी कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो बेशक आइडियल सिचुएशन हो, बेशक रियल सिचुएशन हो, दोनों में पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। तो ये डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट में और एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट में। और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट, क्या बॉडी का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द एसएचएम कांस्टेंट रहता है? तो आप बोलेंगे नो, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, हर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन जो एम्पलीट्यूड है ड्यूरिंग द मोशन वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, अगर ये आइडियल सिचुएशन होगी। और नॉर्मली अभी हम इस इंटर लेवल पे हम आइडियल सिचुएशंस को ही डिस्कस किया करते हैं। आते हैं जी लास्ट चीज पे, वाइब्रेशन के ऊपर। वाइब्रेशन में अगर आपके पास ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये वाली भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और हम एक तरफ को पॉजिटिव एक्सट्रीम कहते हैं, दूसरी वाली को नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं। सपोज करें जब टाइम जीरो था, बॉडी यहाँ पर मौजूद थी, इस पॉइंट के ऊपर, बॉडी यहाँ से एक्सट्रीम की तरफ गई और एक दफ़ा एक्सट्रीम को हाथ लगा के वापस आ गई, पॉइंट को एक्सट्रीम तक पहुँच के यहाँ से क्या आ गई, वापस आ गई, वापस मीन पर आ गई। और फिर जब मीन पर पहुँची तो यहाँ पर स्टॉप नहीं की, बल्कि यहाँ से ये इस तरफ हो गई और उस तरफ वाले, इस तरफ वाले को एक्सट्रीम को टच करके हाथ लगा के वापस आ गई यहाँ पे, और अल्टीमेटली बॉडी उसी पॉइंट के ऊपर आ गई जहाँ पर वो स्टार्ट में थी। तो ये कह सकते हैं कि बॉडी ने कंप्लीट राउंड ट्रिप ले ली है, एक ट्रिप करके आ गई है, वो एक जर्नी ट्रेवल करके आई है वो। तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हम कहते हैं सब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है, यानी बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट किया उस पॉइंट के टू एंड फ्रो, यानी उस मीन पोजीशन का टू एंड फ्रो अपनी जर्नी को कंप्लीट किया और वापस इस पॉइंट के ऊपर आ गई, तो हम कह देंगे कि एक वाइब्रेशन हो गई है। यानी और अगर बॉडी, अगर सपोज करें बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट करती है, मिसाल के तौर पर अगर मैच स्प्रिंग सिस्टम है, हम मैच तो खींचते हैं यहाँ पे स्प्रिंग है, छोड़ेंगे तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर इसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या बनेगी, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, फिर वापस यहाँ से यहाँ पर, तो ये इसकी कंप्लीट राउंड ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट राउंड ट्रिप को क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन बोलते हैं। अब मैं इसमें से करवाता हूँ कुछ क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी जो टाइम तो जीरो है, यहाँ से बल्कि मैं पहले टाइम पीरियड को डिफाइन कर दूँ, फिर मैं आपको इसमें से क्वेश्चंस करवाता हूँ कि वाइब्रेशन में से आपको क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं।
टाइम पीरियड, ये जो एक जर्नी कंप्लीट हुई है, एक ट्रिप कंप्लीट हुआ है, इस ट्रिप को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ से यहाँ पर आएगी, फिर बॉडी यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। तो जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आगे जितना टाइम हो चुका होगा उससे हम बोलेंगे t इज इक्वल टू कैपिटल टी। अच्छा, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी में डिफरेंस क्या है? स्मॉल टी वो टाइम है जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, जितना भी टाइम है वो यहाँ पर भी किस पॉइंट को भी इस पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जो टी है वो एक फिक्स टाइम है जो कि पूरी जर्नी का टाइम बता रहा है आपको, एक कंप्लीट वाइब्रेशन का बता रहा है। तो ये डिफरेंस है, ये इंस्टेंटेनियस टाइम बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं, और ये टोटल टाइम है कंप्लीट वाइब्रेशन का। तो यहाँ पर बॉडी यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद बॉडी उसी पॉइंट के ऊपर वापस होगी, उसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगी जहाँ उसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी को। अब अगर हम यहाँ पे कुछ इसकी डिवीजन कर लें और फिर मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपसे, अगर कंप्लीट जर्नी में टाइम टी लगा कैपिटल टी, तो आप देख सकते हैं कि पूरी जर्नी में 4 पार्ट्स हुए पड़े हैं। एक ये वाला टाइम लगेगा जाने का, फिर वापस आने में, फिर इस तरफ जाने में, फिर वापस आने में, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है ऑलरेडी ये। तो इसका अगर ये जर्नी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, पहले जाना है फिर वापस आना है, तो यहाँ से जाने में और आने में ये हाफ वाइब्रेशन कहलाएगी। और जब हाफ वाइब्रेशन होगी तो फिर टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा t/2, यानी हाफ वाइब्रेशन में यहाँ से यहाँ पर गए और यहाँ से यहाँ पर वापस आ गए, तो टाइम t/2 लगेगा, यानी हाफ वाइब्रेशन में हाफ टाइम पर इक्वल टाइम होगा। अब फर्ज कर लो कि बॉडी सिर्फ यहाँ से यहाँ पर जाती है, अभी वापस नहीं आई, यहाँ से यहाँ पर गई, इसका मतलब बॉडी ने एक वाइब्रेशन का चौथा हिस्सा कंप्लीट किया, 1/4। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना होगा? यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना होगा? t/4, टोटल टाइम का 1/4, ठीक है। अगर जाने में t/4 लगे तो वापसी पे कितना लगेगा? वापसी पे भी कितना लगेगा? t/4। और टोटल टाइम कितना होगा? मतलब मीन से जाके वापस आ गया तो इन दोनों टाइम्स को ऐड करोगे तो टोटल टाइम निकल आएगा वो। फिर जब यहाँ से यहाँ पर जाएगा, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना होगा? अगेन क्या होगा? t/4, और फिर वापसी का टाइम कितना होगा? t/4। तो ये हो गया इसका टाइम, यानी एक मीन से एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/4 है। इधर उधर हो, इस तरफ को मीन से एक्सट्रीम तक जाने के लिए, एक्सट्रीम से वापस मीन तक आने के लिए टाइम सेम लगेगा t/4। अब हम यहाँ से कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सवाल ये आ सकता है कि हाउ मैनी what is the value of distance and displacement covered by the body during one vibration during SHM? What is the displacement, distance and displacement covered by the body during SHM in one vibration? वैल्यूज़ हैं 0, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 0, 4x0, x0 a भी लिखा जा सकता है, इससे कोई हर्ज नहीं होगा, पहले मैंने बता दिया। ऑप्शन है जी 4x0, 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 0, 2x0, 2x0, बल्कि यहाँ पे लिखे हैं 0, 0 जी। राइट ऑप्शन क्या बनता है? अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में को फ़र्क पता होना चाहिए। ये मेरा लेक्चर अवेलेबल है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको लिंक से मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स के मेरे, तो वहाँ से आप डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क नहीं पता तो पहले वो देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फ़र्क होता है और वह डायरेक्शन का। डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिया जाता है।
और दूसरा फ़र्क ये है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में क्या डायरेक्शन आ रही है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ जिससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। ये जो क्वेश्चन है, अगर वो कह देता हाफ वाइब्रेशन, आप कहते हो 3/4 वाइब्रेशन, तो उससे क्या होगा, फिर आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। तो वाइब्रेशन, यहाँ पे हेडिंग देते हैं वाइब्रेशन की, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइम, तो टाइम कितना होगा, यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। हम स्टार्ट करते हैं 1/4 वाइब्रेशन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाइब्रेशन हुई है अभी, तो आएगा वाइब्रेशन कितनी होगी 1/4। अब जो वाइब्रेशन है वो 1/4 है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, T/4। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल T टाइम पीरियड बाई 4। अब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं x नोट या a, यानी एक एम्पलीट्यूड की इक्वल x नोट कह सकते हैं आप, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना ट्रेवल हुआ है वो कह सकते हैं x नोट, पॉजिटिव x नोट इस तरफ को। अब यहाँ पे देखते हैं जी कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ पर जा चुकी है, अब यहाँ से वापस आ जाएगी, तो कंप्लीट वाइब्रेशन का हाफ हो चुका है, यहाँ तक जाना और आना, ये आ गया 1/2। तो वाइब्रेशन कितनी हो गई 1/2 हो गई। अब जाने में और आने में कितना टाइम लगा है, T/4 ये लगा, T/4 ये लगा, तो कितना होगा 2T/4, 2T/4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा T/2, 2T/4, 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, T/2 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, बॉडी यहाँ से यहाँ पर गई, यहाँ से यहाँ पर वापस आई, तो बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x नोट जाने में कवर किया था, x नोट आने में कवर किया था, क्योंकि मैंने बताया डिस्टेंस में कभी भी डायरेक्शन को नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखना कितना ट्रेवल हुआ, x नोट वापसी पे कितना ट्रेवल हुआ, x नोट, तो कितना टोटल हो गया जी 2x नोट ट्रेवल हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को देखा जाता है, तो जाते हुए अगर डायरेक्शन पॉजिटिव ली गई है तो वापसी पे क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, तो x नोट पॉजिटिव, वापसी पे -x नोट, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करना है, वापसी पे होगी तो देखें डायरेक्शन की ऑपोजिट है। अब इसके बाद बॉडी यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ पर जाएगी इस तरफ को, तो हाफ वाइब्रेशन ये है और 1/4 ये बनती है, तो 1/2 और 1/4 मिल के कितना हो जाएगा, ये 3/4 वाइब्रेशन। जब 3/4 वाइब्रेशन है तो इसका कितना टाइम लगा होगा इसको, और जी T/4 ये वाला, T/4 ये वाला, T/4 ये वाला, कितने T/4 हो गए हैं 3T/4, तो टाइम लग गया 3T/4। और इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, x नोट, x नोट, x नोट। डायरेक्शन नहीं देखनी, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखनी, तो ये माइनस नहीं करना, क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से आ रहा था, इसलिए क्या आ जाएगा 3x नोट आ जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये x नोट और ये -x नोट तो कैंसिल हो गया था आपस में, लेकिन अब ये बाकी बचा ये वाला -x नोट, -x नोट, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया -x नोट। और अगर इसकी वैल्यू पूछे सिर्फ आपसे कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, तो फिर आप कहेंगे x नोट, ये माइनस उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट पे है कि बॉडी यहाँ पर आ गई और कंप्लीट 1 वाइब्रेशन हो गई, यानी कि 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। जब 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो हमें देखना ये है कि टाइम कितना लगेगा, नो डाउट t लग चुका है अब टाइम, कंप्लीट वाइब्रेशन में टाइम पीरियड t, और इसमें एक x नोट और ऐड होने की वजह से क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया 4x नोट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो गया 0 हो गया।
अब आपको क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर, ये सारे मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में कर सकते बन सकते मैंने बता दिए। अब आप देख सकते हैं कि एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस है 4x0, कितना पहले डिस्टेंस पूछा गया, हाँ जी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आपने डिस्टेंस को देखना है, फिर डिस्प्लेसमेंट को देखना है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है, 4x0 एंड 0, तो राइट ऑप्शन बनता है जी 4x0 एंड 0। इस तरह से वाइब्रेशन वाली छोटी सी डेफिनेशन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आते हैं जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो आपको मैंने ये वाइब्रेशन की डिवीजन, टाइम पीरियड की डिवीजन, और इसी तरह से उसमें ट्रैवल होने वाला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, जिसे हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एट कि जी 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हुई हैं। 1 सेकंड में होने वाली वाइब्रेशंस जितनी भी होंगी, हाफ वाइब्रेशन है, कंप्लीट है, या एक से ज़्यादा वाइब्रेशन है, 1 सेकंड में होने वाली वाइब्रेशंस की तादाद को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ एंगल लिख दें। एंगल क्या होता है? 2 पाई, पूरे सर्कल में 2 पाई होता है, इसे ओमेगा से ये बन जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि 2 पाई तो एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो ओमेगा का और एफ का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। इसका हर्ट्ज है, और हर्ट्ज आपको पता है किसके बराबर होता है? पर सेकंड के इक्वल होता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी का क्या लॉजिक बनती है, मतलब मोशन तो हमारी लीनियर मोशन है, स्ट्रेट पाथ पे हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन, तो यहाँ पे एंगल का क्या ताल्लुक आ जाता है? तो आज के लेक्चर में यही तो सीखना है हमें, और ये वो बात जाके बताऊंगा फेस के अंदर कि आपने क्या सीखना है आज के लेक्चर में, कि एंगल का ताल्लुक यहाँ से कैसे आ गया, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, बॉडी तो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही। तो बहरहाल ये चीज़ें अभी फेज के अंदर आएंगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आइए अपने 7th पार्ट की तरफ जो है वेव फॉर्म ऑफ SHM। अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की ग्राफ बनाना चाहें कि उस ग्राफ को देख के अंदाज़ा हो जाए कि बॉडी की जो मोशन है वो किस तरह की हो रही है, तो उसे बोलेंगे वेव फॉर्म ऑफ SHM। और बेसिकली किसी भी वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो SHM के ही हैं। तो अगर आपने वेव्स को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो आपको SHM पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको ऑल्टरनेटिव करंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है तो आपको SHM पढ़नी पड़ेगी। और उसमें इसलिए आज हम SHM की वेव बना के देखेंगे वो कैसी होगी। तो आपने बस पढ़ा हुआ है ये ऐसे ऐसे वेव होती है, ये वाली, तो बस ये SHM है। आइए देखते हैं ये ऐसे ऐसे वाली बनती कैसे है। ये ऐसे ऐसे जो होती है ये इस तरह से है, ये जैसे कैसे बनती है ये, तो बहरहाल ये हम देखेंगे। सपोज करें कि मैं अपने हाथ को टू एंड फ्रो मोशन करवाता हूँ इस बोर्ड के ऊपर, मैं अपने हाथ को टू एंड फ्रो मोशन करवा रहा हूँ। देखें, अगर फर्ज कर लें ये पॉइंट है फिक्स, जिसे बोलते हैं मीन पोजीशन, तो मैं मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो ऐसे भी हो सकता है, टू एंड फ्रो ऐसे भी हो सकता है, या टू एंड फ्रो ऐसे भी हो सकता है। तो जिस डायरेक्शन में मर्जी ले लें, फिलहाल बोर्ड के मुताबिक करते हैं जी, इस तरह टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। तो इस टू एंड फ्रो मोशन को अब मैंने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो फर्ज करें ये बोर्ड है और ये बोर्ड एक टाइम है, बोर्ड एक टाइम है। सपोज करें बोर्ड एक टाइम है, ये टाइम नज़र आ रहा है आपको, टाइम नज़र नहीं आता, फर्ज करिए टाइम है। अब इस टाइम ने ट्रैवल करना है, टाइम तो नहीं रुकता कभी भी, टाइम तो ट्रैवल करता है, पास होता रहता है। अगर ये बोर्ड टाइम है, हम बोर्ड को देख रहे हैं, तो हमें बोर्ड यहाँ पर नहीं दिखेगा बल्कि ये मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि टाइम तो गुजर रहा है। यहाँ तो इधर को जा रहा होगा, बोर्ड का अगला हिस्सा सामने आ गया, फिर अगला हिस्सा सामने आ गया, फिर अगला हिस्सा सामने आ गया। जैसे टाइम, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आपके सामने होकर पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, तो ये सारा कुछ टाइम गुजरता चला जा रहा है। ये हर सेकंड बाद नया टाइम आता है, नया टाइम आता है। इस तरह से अगर बोर्ड को मैं टाइम कंसिडर कर लूँ तो टाइम गुजर रहा है, इसका मतलब बोर्ड गुजर रहा है। जब बोर्ड गुजर रहा है, ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे हर सेकंड के बाद बोर्ड का नया हिस्सा नजर आएगा। और अगर मैं अपने हाथ को इसी तरह से उसके ऊपर मूव करवाता रहूँ, मेरा हाथ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, लेकिन जो बोर्ड है वो टाइम गुजरने की वजह से
जब गुजरेगा तो इस ग्राफ, इस बोर्ड के ऊपर हमें कैसा ग्राफ दिखने को मिलेगा। नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, वो चलो चलो छोड़ो छोड़ो, कोई मसला नहीं है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात कर दी मैंने, कोई मसला नहीं। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ, और उसके लिए मैं कोई पेज ले लेता हूँ जी। पेज कहाँ पर है? ये देख रहे हैं, यहाँ पे पकड़ लेते हैं पेज। ये देखें, ये मेरे पास एक फ़र्ज़ कर लें बोर्ड है, ये टाइम है जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, टाइम है, ठीक है। टाइम बना लेते हैं यहाँ पर। ये देखें जी ज़रा, अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सकता तो ये देखिए, मैंने लाइन बनाई है, ये टाइम है, ये टाइम चल रहा है। ये पूरी आप इस रजिस्टर को क्या मान लें, टाइम मान लें। अगर टाइम चल रहा है तो अभी आपको देखिएगा ज़रा, अगर फ़र्ज़ कर लें अभी आपको ये कॉपी नज़र नहीं आ रही, तो अगर टाइम चल रहा है तो फिर आपको ये आहिस्ता आहिस्ता पहले इसका कुछ हिस्सा नज़र आएगा, फिर अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा, और ये देखें पोजीशन चेंज करता जा रहा है, टाइम ट्रैवल कर रहा है, और करते 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 फिर ये आपके कैमरे से बाहर चला गया। तो ये टाइम ट्रैवल, ये टाइम है, फ़र्ज़ कर लो। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, ये टाइम हो गया t, और मैं इस टाइम यहाँ पे 0 है, यहाँ पर टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर मैं टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूँ, अभी टाइम फ़र्ज़ कर ले रुक गया है, यहाँ पर मैं ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हूँ, ये लें, ठीक है। ऐसी लाइन बनेगी ना, मूव करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, लेकिन टाइम अभी हमने स्टार्ट नहीं करवाया। फ़र्ज़ करो टाइम हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है। टाइम ऐसे किसी कंट्रोल में नहीं होता, हर कोई टाइम के कंट्रोल में होता है। बहरहाल टाइम हमारे कंट्रोल में, हम टाइम को 0 किया हुआ है, और हम इसको कहेंगे चल तो ही चलेगा। हम टू एंड फ्रो मोशन करते जा रहे हैं, देखें ज़रा, ये लाइन बन रही है। अब कहेंगे आपने बोलना है स्टार्ट, क्या बोलना है? कमेंट्स में फ़ौरन बोल लें स्टार्ट, या अपने दिल में बोल लें, मेरे तक आवाज़ पहुँच जाएगी ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया टू एंड फ्रो मोशन, तब कहेंगे टाइम को स्टार्ट, तो ये टाइम चलना शुरू हो गया। तो आपने देखा कि जैसे ही टू एंड फ्रो मोशन होती है और टाइम चलना शुरू होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये आपके सामने ग्राफ नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। मैं ये लें जी, ये ग्राफ नज़र आ गया आप स्टूडेंट्स आपको। तो आप देख सकते हैं कि टाइम को अगर ऐसे देख लें, जैसे मर्जी देख लें, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, लेकिन जब मैंने टाइम को ट्रैवल करवाया तो ये ग्राफ बन गया ये वाला। तो आपको मैंने ग्राफ बनाना सिखा दिया, और ये जो ग्राफ है ये वेव फॉर्म ऑफ SHM है। क्या है? वेव फॉर्म ऑफ SHM। तो वेव फॉर्म ऑफ SHM क्या हुई, फेज को बाद में डिस्कस करते हैं जी। ये आपके पास फर्ज कर लें ये वाला टाइम एक्सिस है, और ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, यानी बॉडी कभी ऊपर जाती है नीचे आती है। जैसे यहाँ पे मीन पोजीशन है, ये वाला मीन पोजीशन है, ये वाला है +x0, और ये वाला पॉइंट है -x0। तो अब कैसा ग्राफ बना? ये ग्राफ बना आपके पास कुछ इस तरह से, पहले ग्राफ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से यानी इस पॉइंट के ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे को आया, और फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ऐसे चलता, ये कंटिन्यू करेगा यहाँ तक। तो इसने ऊपर वाले एक्सट्रीम को टच किया, ये वाला x0 को, नीचे वाले एक्सट्रीम को टच किया, -x0 को। तो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ SHM। कैसे बनी मैंने आपको सिखा दिया, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की, मैंने टाइम को ट्रैवल करवाया, अपना हाथ मैंने सीधे रखा था। तो यहाँ पे आप देखना ग्राफ में वेव फॉर्म में ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये वाला, ये क्या है? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसे बोलेंगे x0। और ये वाला भी क्या है? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसे बोलेंगे -x0। और इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के अलावा जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाला, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर चूज़ कर लें, यहाँ पर चूज़ कर लें, तो कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, से x बोलेंगे ऊपर की तरफ, और ये बोलेंगे तो -x नीचे की तरफ। कोई भी पॉइंट चूज़ कर सकते हैं अदर देन एक्सट्रीम पॉइंट।
तो आपने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे भी डिस्क्राइब किया जा सकता है जैसे हमने करके दिखाया, और अगर उसकी वेव फॉर्म बना लेंगे तो वही चीज़ें वेव की शक्ल में जाके ऐसे डिस्क्राइब होंगी वो। अब आगे जाके हमारा जो काम रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो इससे रहेगा, यहीं से एसएचएम को अंडरस्टैंड किया जाएगा, यहीं से इसी ग्राफ से आगे वेव्स को डिस्कस किया जाएगा, इसी ग्राफ से आपकी पूरा ऑल्टरनेटिव करंट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए आपको इसको ये कैसे बना आपको मैंने सिखा दिया। अब इसमें कुछ बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, वो करने वाली हैं। इस ग्राफ के अगर एंगल्स को मैं लिखना चाहूँ, मैं टाइम लिखना चाहूँ, सॉरी एंगल्स अभी तो पहुँचा नहीं फेज के ऊपर, तो ये आपके सामने एक वेव फॉर्म है। पहली बात तो इस वेव फॉर्म की जो शक्ल होती है ना, ये शक्ल है ये वाली, यानी फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज देन नेगेटिवली इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो ये जो शक्ल बनी है इस शक्ल को बोलते हैं साइनोसाइडल वेव। क्या बोलते हैं? साइनोसाइडल वेव फॉर्म, या सिंपली और साइन वेव भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म वो किस तरह की होती है, तो आप बोलेंगे साइन वेव या साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है। ये आपके सामने ग्राफ बना है इस वक्त। तो अभी जो मैंने टेबल यहाँ पे अरेज किया उसी के अकॉर्डिंगली जब बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक जाती है, ये वाला पॉइंट मीन वाला है, ये वाली लाइन सारी मीन की है। ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाता है? एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है। ये वाला पॉइंट फिर से क्या आ जाता है? मीन आ जाता है। और फिर ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाता है? एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है। और अगेन ये वाला पॉइंट क्या है? मीन। तो ये लाइन मीन पोजीशन को शो कर रही है। तो जब यहाँ पे टाइम 0 था, लेकिन जब यहाँ पर बॉडी आएगी एक्सट्रीम पे पहुँचेगी तो टाइम कितना हो चुका होगा? t/4। और जब यहाँ पर आएगी वापस मीन पर, तो हमने भी पढ़ा, सारा टेबल बनाया, मैंने सारा कुछ सिखाया। यहाँ पे टाइम होता है t/2। और जब यहाँ पे आता है बॉडी एक्सट्रीम पे यानी नेगेटिव एक्सट्रीम पे चली जाती है तो टाइम कितना हो जाता है? 3t/4। और यहाँ पे कितना आता है? t। तो आप देख सकते हैं एक वेव बनी है, एक वेव के कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो t है। यहाँ पे t/2 होगा, यहाँ पे t/4 होगा, इस पॉइंट के ऊपर 3t/4 होगा। तो ये थे वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम। आइए अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज फेज। तो अब स्टार्ट करते हैं फेज। फेज क्या होता है? डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, पता नहीं समझ आए कि ना आया आपको, लेकिन डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, फिर इसके बाद समझाऊंगा। और लेक्चर के एंड पे फिर कहिएगा सर समझ नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा जितनी डिटेल के साथ और जैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो पहले डेफिनेशन सुन लें ज़रा। फेज एक्चुअली एंगल को ही कहते हैं। थीटा जो होता है ना, थीटा एंगल, एंगल का दूसरा नाम है फेज। तो पहली बात तो लिख देते हैं, फेज इज द एंगल विच डिस्क्राइब्स the position and direction of a particle in SHM, particle performing SHM। जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसकी अपनी पोजीशन बतानी है। अभी हमने देखी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करना है, उसके लिए हमें इसकी पोजीशन का पता होना चाहिए। पोजीशन कौन बताएगा? ये फेज। फिर हमें पता है कि बॉडी मीन से दाएं भी जा सकती है, बाएं भी जा सकती है, राइट लेफ्ट। तो वो राइट साइड पे जा रही है या लेफ्ट साइड पे जा रही है, उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो वो डायरेक्शन भी कौन बताएगा? फेज। यानी फेज पोजीशन भी बता देगा आपको कि बॉडी किस पोजीशन पर मौजूद है। जब आपको पोजीशन पता चल जाएगी तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे और उसको आपको वो डायरेक्शन भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, इधर राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है। उसके लिए इस फेज को समझने के लिए फर्ज कर लें आपके पास एक सर्कुलर मोशन है। आपके है सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर तो SHM का है, सर्कुलर मोशन कहाँ से आ गई? सर में खारिश हो रही है? मैं खारिश नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली ये मेरे सोचने का अंदाज़ है, ऐसे कर थोड़ा कहाँ पर आ गई। आप कह रहे होंगे सर बहाने बहाने तो खारिश करते जा रहे हैं सर पे ऐसा नहीं है। तो सर्कुलर मोशन का ताल्लुक क्या आ गया जैसे SHM? तो परेशानी हो ना,
हौसला रखें, सारी बातें समझाऊंगा मैं आपको। जो जो सवाल आपके जहन में पैदा हो सकते हैं सारी क्लियर करूंगा मैं। अगर फिर भी ये लेक्चर के एंड पर अगर आपको लगे कि कोई सवाल मिस हो गया तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको आंसर करूंगा मैं आपका। लेकिन फिलहाल सपोज करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती क्या है, मैंने चैप्टर 5 में सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर में 5 के लेक्चर को सुन लीजिएगा जाके, उसमें लिंक गिवन है, तो आपको सर्कुलर मोशन की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस पता चल जाएगा। फर्ज कर लें जी ये इसका डायमीटर है और ये इसका है सेंटर ओ। हम एक और डायमीटर बना लेते हैं, यहाँ पे एक डायमीटर ये वाला है इसका, दिस इज सेंटर। एक पार्टिकल है, ये इसका पार्टिकल है एक, अभी मूव नहीं कर रहा, सपोज करें मूव नहीं कर रहा, ये इस जगह पर मौजूद है, ठीक है। अब इसकी जो पोजीशन बतानी है अगर आपने, तो कैसे बता सकते हैं, अभी मूव नहीं कर रहा ये, इसकी ये इनिशियल पोजीशन हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता था, सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर है, और इसकी जो पोजीशन है पॉइंट पी की अगर बतानी है, तो आपको पता सर्कुलर मोशन में पोजीशन बतानी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंगल। हम यहाँ पे बनाएंगे एक एंगल, इस एंगल को मैं फाई लिखूंगा, थीटा क्यों नहीं लिखा बाद में बताता हूँ मैं। फाई, फाई दूसरे वाला लिखते हैं, ये वाला फाई, ठीक है जी। फाई इज द इनिशियल एंगल, जो क्या बता रहा है, ये इनिशियल एंगल है जो बता रहा है कि इस पॉइंट पी की पोजीशन क्या है। मसलन कैसे पता चला, अगर मैं कह दूं फाई की वैल्यू 0 है, 0 डिग्री, तो सोचें पॉइंट पी कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन तो डिस्क्राइब हो गई। अगर मैं कहता हूँ फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये पॉइंट पी कहाँ पर होगा, आप कहेंगे यहाँ पर सर, इस पॉइंट के ऊपर। तो फाई जो है वो इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अगर फाई की वैल्यू ज़्यादा होना शुरू हो जाए, मतलब अगर फिलहाल फर्ज करें 30 डिग्री है, कुछ देर बाद हो जाए 60 डिग्री, तो आप कहेंगे कि एक तो पोजीशन तो पता चल रही है, आपको साथ ही साथ डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कि ये पार्टिकल इस तरफ को जा रहा है, फिर इसका एंगल बढ़ेगा। तो ये मैंने बता दिया शुरू में, समझ आ गया। एंगल विच डिस्क्राइब द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। अच्छा आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने एसएचएम लिखा था, यहाँ पे आपने सर्कुलर मोशन लिख लिया। हौसला, सब्र, सारा कुछ बताऊंगा मैं, फिलहाल यहाँ तक सुनिए जरा। एंगल विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकल, यहाँ तक। परफॉर्मिंग एसएचएम का भी फिलहाल छोड़ दें। समझ आ गया। ये फाई बता रहा है, इसकी पोजीशन भी बता रहा है और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता रहा है कि अगर ये फाई बढ़ना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ऊपर को जा रहा है, अगर फाई की वैल्यू कम हो रही है तो हम कहते हैं नीचे को आ रहा है। फिलहाल यहाँ तक सुने ज़रा। अभी फिलहाल ये मूव नहीं कर रहा, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इसे फेज एंगल का है दूसरा नाम है, फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेज। तो फाई क्या हो गया जी? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज जो इनिशियल पोजीशन बता रहे हैं इसकी। अच्छा अब पार्टिकल फर्ज कर ले मूव करके, अब इनिशियल फेज की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अगर फाई की वैल्यू 0 है, अगर फाई की वैल्यू 0 है तो बॉडी कहाँ पर आ जाएगी? ये सेंटर पे आ जाएगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हम इसे फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए क्या क्या देते हैं? मीन पोजीशन। सर्कुलर मोशन में मीन पोजीशन तो नहीं होती, बहरहाल फर्ज कर लेता हूँ मैं कि ये एक मीन पोजीशन है, कि ये ओरिजिन है, ये हमारा स्टार्ट है, इसलिए इसे मीन पोजीशन कह रहे हैं। और ये एक्सट्रीम है, ये भी मीन है, ये एक्सट्रीम है, यानी ये लाइन सारी मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है, या π/2 कह देते हैं, π/2 रेडियन, तो हम कह देंगे कहाँ पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो खैर आप इस फाई से इस पॉइंट पी के इनिशियल पोजीशन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसलिए इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। फर्ज करें इसकी जो ओमेगा की वैल्यू है वो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा है,
लेक्चर अवेलेबल सुन लेना जाके एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मूव करता है और पॉइंट पार्टिकल P यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाता है P के ऊपर। रेड में बना देता हूँ। तो ये वाला आ गई इसकी दूसरी पोजीशन, ठीक हो गया। अब इसने यहाँ से यहाँ तक कुछ एंगल कवर किया है और वो कितना कवर किया है, थीटा। ये थीटा एक्चुअली वो इंक्रीमेंट है जो फाई के अंदर होगा। तो टोटल फेज कितना आ गया इस केस में, टोटल फेज आ गया थीटा प्लस फाई, या फाई प्लस थीटा भी कह सकते हैं। पहले फाई था प्लस क्या आ गया, ये टोटल फेज हो गया। अब यहाँ पे जब बॉडी नहीं, क्योंकि हमारा एंगल हमेशा यहाँ से लिया करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, हौसला करें, सारा कुछ बताऊंगा। यहाँ पे SHM आएगी। अच्छा, अगर मैं सर्कुलर मोशन से SHM के ऊपर आने लगा हूँ, देखिए मैं कैसे आऊँगा SHM के ऊपर। क्या ताल्लुक है सर्कुलर मोशन का SHM का? पहला ताल्लुक, सर्कुलर मोशन अपने आप को रिपीट करती है, यानी पीरियोडिक होती है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पीरियोडिक होगी। पीरियोडिक क्या होती है, लेक्चर में बंद देख लेना जाके इस चैप्टर का। पीरियोडिक मोशन SHM भी पीरियोडिक मोशन। पहली सिमिलैरिटी सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ये दोनों पीरियोडिक होती हैं, रिपीट करती हैं अपने आप को फिक्स इंटरवल के बाद। दूसरी जो ये, बल्कि एक ही सिमिलैरिटी काफ़ी है इनको आपस में रिलेट करने के लिए, ठीक है, कि जी दोनों के अंदर पीरियोडिक मोशन होती है, रिपीट करती हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी कुछ और बातें कर लेते हैं। इसका भी एक खास टाइम होता है कंप्लीट करने का, जिसे टाइम पीरियड कहते हैं। लेक्चर अवेलेबल सुन लेना जाके। इसका भी बताया, इसका भी टाइम पीरियड होता है SHM का भी। तो टाइम पीरियड दोनों के होते हैं, दोनों की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, अभी हमने पढ़ा इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है SHM की। तो ये चीज़ें कुछ रिलेट कर रही हैं आपस में। इसका मतलब कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है SHM का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, SHM का। नहीं समझ आई? अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो। बड़ा मुश्किल हो गया। मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक मिनट मैं लाइट ऑफ कर लूँ ज़रा, मैं आपको शैडो बना के दिखाता हूँ यहाँ पर, जस्ट ए वेट। अब आप देखिएगा ज़रा, ये लो मैंने अंधेरा कर दिया। अब क्यों किया अभी आपको समझ आ जाता है। ये आपको मेरा शैडो नज़र आ रहा है इस बोर्ड के ऊपर। मेरा हाथ है, ये देखें ज़रा, हाथ नज़र आ रहा है। ये थोड़ा दूर कर लेता हूँ, ये हाथ है मेरा, और ये क्या है इसका शैडो। थोड़ा दूर हो जाते हैं, ये देखें ज़रा, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शैडो है। आप देखिएगा ज़रा, अगर मैं हाथ को अप एंड डाउन मूव करता हूँ तो ये मेरा शैडो भी क्या मूव करता है, अप एंड डाउन। लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन है, फर्ज कर लो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये लें जी, मेरा हाथ अप एंड डाउन मूव कर रहा है, क्योंकि मैं अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ। ये टू एंड फ्रो मोशन होगी। ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, ये सारा आ रहा है। ये तो समझ आता है। अब देखो जरा, अगर मैं अपने हाथ को सर्कुलर मोशन देता हूँ, मैं इसको, ये देखें ज़रा, आप मेरे हाथ पे गौर करेंगे तो मेरा हाथ सर्कुलर मोशन के अंदर है। मेरा हाथ सर्कुलर मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक स्पीड से मूव करवा रहा हूँ। मेरे हाथ का जो शैडो है, क्या वो सर्कुलर मोशन कर रहा है? नहीं, ये अभी भी वैसे ही कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। मीन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, अप एंड डाउन। तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा हाथ है सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ का जो शैडो है वो क्या कर रहा है, लीनियर मोशन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। समझ आ गई बात की? अब कर लेते हैं फिर से रोशनी। ओके जी, क्लियर हुआ? यानी कि जहाँ पर सर्कुलर मोशन होती है, जैसे भी मैंने हाथ करके दिखाया, उस सर्कुलर मोशन के साथ साथ उसका जो शैडो लीनियर मोशन कर सकता है, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो। अब इसी बात को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? डायग्राम दोबारा बनाते हैं। फर्ज कर लें ये सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसका ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर एंड दिस इज वर्टिकल डायमीटर। हाय आइसक्रीम वाला है बाहर, हैं मुंह में पानी आ गया पढ़ाते पढ़ाते। आइसक्रीम वाले आइसक्रीम दे दा। चलो खैर, ये सेंटर है, पॉइंट P यहाँ पर है। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लेना चाहूँ तो इसका जो प्रोजेक्शन बनता है, अगर फर्ज कर लें यहाँ पर आएगा इसका शैडो, जैसे मैंने अभी साया बना, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे। इस पॉइंट P की पोजीशन क्या डिस्क्राइब करेगा? ये वाला एंगल थीटा। फर्ज कर थीटा कहता हूँ फिलहाल मैं, फाई की वैल्यू 0 करते तो थीटा आ जाएगा खाली। पार्टिकल जब यहाँ पर आ जाएगा
तो इसका शेडो कहाँ पर चला जाएगा, इसका शेडो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, उसका शेडो ऊपर को जा रहा है। तो जब यहाँ पर पार्टिकल था तो ये इस शेडो का सेंटर से फासला था, जिसे हम x बोल सकते हैं। जब पार्टिकल ऊपर चला गया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया ऊपर वाले पॉइंट का, ठीक है जी। तो ये पॉइंट P है, ये इसका शेडो है। अब पॉइंट P सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है तो शेडो ऊपर गया। जब पार्टिकल P इधर को आएगा, इधर आएगा, इधर, फिर यहाँ पर, तो इसका शेडो जो होगा, ये चूँकि नीचे को आ रहा है, ये अब इसका शेडो नीचे आना शुरू हो जाएगा। यानी इसका यही शेडो क्या आएगा, नीचे को आएगा। फिर जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसका अगर शेडो बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये नीचे को आ रहा है इस तरफ को, और यहाँ पर क्या आएगा, इस तरफ को ये। और फिर पार्टिकल P जब यहाँ से इधर को आ रहा है, इस तरफ को जाएगा ऊपर को, तो ये इसका शेडो अब वापस क्या जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पार्टिकल P सर्कुलर मोशन में है, लेकिन पार्टिकल P का जो शेडो है वो टू एंड फ्रो मोशन में है। अब पार्टिकल P की पोजीशन बतानी है तो फेज चाहिए, इस पार्टिकल P की डायरेक्शन बतानी है तो फेज चाहिए। पार्टिकल P की पोजीशन पता चल जाए, पार्टिकल P की डायरेक्शन पता चल जाए, तो इस पार्टिकल P का जो प्रोजेक्शन है वो भी पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं पार्टिकल P ऊपर जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ये नीचे इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये उसका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये पार्टिकल P जो सर्कुलर मोशन के अंदर है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अभी मैंने SHM नहीं बोला, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और मैंने बताया हुआ है हर टू एंड फ्रो मोशन SHM नहीं होती, पहले लेक्चर जाके सुन लेना मेरा। तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला कंफ्यूजन खत्म, सर्कुलर मोशन का टू एंड फ्रो मोशन से ताल्लुक तो बनता है। अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, डायग्राम से भी समझाया, अब मैथमेटिकली भी बातें करते हैं। फर्ज कर लें ये सर्कुलर मोशन है, बस टॉपिक खत्म होने वाला है, एक फार्मूला उसके बाद क्वेश्चंस। ये इसका वर्टिकल डायमीटर, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये पार्टिकल P, ठीक है, जिसका फर्ज कर, जिसका जो एंगल आ गया थीटा, यहां से स्टार्ट किया था उसने, सपोज फाई की वैल्यू 0 रखी हमने, ये फाई 0 रखा हुआ, मीन पोजीशन स्टार्ट किया और ये यहां से यहां पर आ गया मूव करते हुए। वहां को थीटा किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी। थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी। और ये सर्कल का रेडियस भी हो सकता है, ये सर्कल का रेडियस R। अब इस पॉइंट P की अगर बात करें प्रोजेक्शन की, तो ये आ गया प्रोजेक्शन N। अगर इस पॉइंट प्रोजेक्शन की बताना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो कितना आएगा, ये इसका आ गया डिस्प्लेसमेंट X। तो ये पार्टिकल P मूव करेगा तो ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, यानी इसकी मोशन SHM हो सकती है, लेकिन बाद में प्रूफ करेंगे। लेकिन आपने किया हुआ इंटर लेवल के ऊपर किसी मोशन SHM ही होती है, डेरिवेशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक कॉन्सेप्ट के साथ है, टॉपिक के मेन थीम के साथ है, और वो फार्मूला जब ड्राइव कर लेना है, बस ड्राइव करना नहीं है, याद करना है कैसे, ट्रिक के जरिए। तो ये पार्टिकल P सर्कुलर मोशन करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और आपने इंटर लेवल प्रूफ किया हुआ इसकी मोशन टू एंड फ्रो होने के साथ साथ SHM भी होगी। ये हमने X फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट, यानी इस टू एंड फ्रो मोशन को SHM होने की वजह से अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ने में कामयाब हो गए, इसके फार्मूले हमें पता है पहले से, तो ये इसके पढ़ने से हमें ये मिल जाएगा, इसके फार्मूले मिल जाएंगे। तो इसके फार्मूले बनाने के लिए हमें ये चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कुलर मोशन को SHM के साथ रिलेट किया। बहरहाल ये X फाइंड करना है। X क्या था, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैसे डिसाइड, कहाँ से डिसाइड होगा, P से, और P की पोजीशन और डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, थीटा। तो थीटा ने डिसाइड किया P की पोजीशन को और डायरेक्शन को, और P ने डिसाइड किया X के डिस्प्लेसमेंट को। जैसे P ऊपर जाएगा तो ये X ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने करके दिखाया, P नीचे ले आओगे तो X कम हो जाएगा। तो आप समझ आ गई बात की। थीटा यहाँ पर किसको डिस्क्राइब किया था, सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब कर रहा था, लेकिन उस सर्कुलर मोशन को पार्टिकल P ने SHM को डिस्क्राइब कर दिया। तो डायरेक्शन की डेफिनेशन बन गई, एंगल विच डिस्क्राइब द पोजीशन एंड डायरेक्शन
ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, अब तो क्लियर हो गया। मुझे पता है सारे बच्चे कह सर ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो समझ आई SHM की और फेज़ की। तो बहरहाल अब हमें एक फार्मूला बताना है, फिर मैं इसकी क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके MD कैट में, कैट में, जी की प्यास, नम्स, IT, नीट, JEE जिसमें भी आप टेस्ट देने जा रहे हैं, PPS एग्जाम में देने जा रहे हैं, CSS में देना चाह रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सुनिए ज़रा, अगर ये पार्टिकल P यहाँ पर आ जाता है, अगर ये पार्टिकल P यहाँ पर आ जाता है सपोज, तो इसका जो पार्टिकल P यहाँ पर आने से इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ये बनेगा, और ये बोलेंगे x0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। ये RX यानी इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस इसके बराबर आ रहा है x0, यानी इस पार्टिकल के जो एम्पलीट्यूड की इक्वल आ रहा है। अब हमें x फाइंड करना है, डिस्प्ले x0 नहीं फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x कितना होगा? तो डायग्राम की जो ट्रायंगल है उसको बाहर निकालता हूँ। ये पॉइंट P है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व बना लेते हैं। ये एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है, ठीक है जी। और फिर यहाँ से इसका ये प्रोजेक्शन है n, और ये है इसका डिस्प्लेसमेंट x। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वल होगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वल होगा ना। अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, इसे रेडियस भी बोल सकते हैं, रेडियस जो कि x0 की इक्वल है, ओके। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर बेटा ये कितना होगा, ये वाला होगा, टोटल कितना है 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। बल्कि इसको छोड़ें, ज़रा आसान कर देता हूँ इसको मैं। ये देखें ज़रा, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है ना, x फाइंड करना है। अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। ये तो आपको पता कि ये ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ओके। साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करें। साइन थीटा क्या होता है, इस थीटा के अकॉर्डिंगली, इस थीटा के अकॉर्डिंगली, ये थीटा सेम होगा। थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने क्या होता है, ये चीज़ परपेंडिकुलर होगी। देखिए डेरिवेशन नहीं करवा रहा, डेरिवेशन है एक लाइन की डेरिवेशन, सिर्फ एक साइन थीटा के फार्मूला बच्चे को याद होता है ये। और ये एंगल 90 होने की वजह से ये क्या चीज़ है, ये आ गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, ये हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस की वैल्यू r है और r किसके बराबर है, x0 की इक्वल है। तो x0 इधर लेकर आ जाए, x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा। ले बेटा ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है, ये वाला फार्मूला अगर आपने याद कर लिया, पूरी SHM आपके लिए हलवा, कोई मुश्किल नहीं है। डेरिवेशन मैंने समझा दी है, सारा कुछ करवा दिया है मैंने। डेरिवेशन तो खैर एक ही लाइन की, देखें एक लाइन में आ गया आपके पास। और अगर पार्टिकल यहाँ की बजाय देखें, अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली करूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने किया, तो पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने फाई की वैल्यू 0 अज्यूम की थी। अगर फर्ज के लिए पार्टिकल कहीं और से स्टार्ट लेता है तो फाई की वैल्यू 0 नहीं होगी, फाई की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो फिर एंगल कितना आएगा, थीटा प्लस फाई आ जाएगा। तो मैं जर्नलाइज कर देता हूँ इसको, मैं जर्नलाइज कर देता हूँ और फिर मैं इससे क्वेश्चन करवाता हूँ। जनरलाइज्ड फार्मूला, जनरलाइज्ड फॉर्म क्या बनती है, ये जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब है कि आप बॉडी कहां से भी स्टार्ट करें, x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। थीटा को लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ SHM। ये याद कर लें, नीचे वाले याद कर लें, एक ही बात है। अगर बॉडी फाई 0 है तो बॉडी कहां पर है, मेन पोजीशन पर। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, फाई इज इक्वल टू 0, मेन पोजीशन फाई 0, this implies that x is equal to x0 sin of omega t, या थीटा भी लिख सकते हैं। if the body starts from the mean position, यहां पर तो ये mean position बनती है ना,
इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन परफॉर्मिंग SHM, इस SHM के अकॉर्डिंगली, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाय 2, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और याद रखिएगा साइन थीटा प्लस 90 डिग्री लिखा हो तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है, और अगर कॉस थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री लिखा हो तो ये साइन थीटा बन जाता है। ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो एक्स आ जाएगा एक्स नो, ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, थीटा प्लस 90 हो गया तो कॉस ऑफ ओमेगा टी। ले जी, ये फार्मूला कब, जब बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगी। ये वाला फार्मूला कब, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगी। आज का लेक्चर खत्म हो गया, क्वेश्चन करने हैं बस आपको। अब आखिरी बात रिपीट कर रहा हूँ, इफ द दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ displacement body performing SHM if the body starts from the mean position, this is the mean position, extreme position, body को हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है जीरो पे कहीं पर, टाइम जीरो मीन पोजीशन पर। अब छोड़ा, बॉडी इधर गई इधर गई इधर गई, अब हमने इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो चूंकि बॉडी स्टार्ट मीन से लिया है तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर को फाइंड करना है, इधर को फाइंड करना है, किसी भी टाइम पे फाइंड करना है। तो आपने जो फॉर्मूला यूज करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी फाइंड करेंगे। ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तब अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करती है, फर्ज कर लें मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये मीन पोजीशन हमने खींचा यहाँ से पहले, अभी एक्सट्रीम पे जा चुकी है, यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पर टाइम जीरो सेट किया था हमने, यहाँ पर टाइम जीरो सेट किया था। नॉर्मली टाइम जीरो यहाँ पे सेट किया जाता है। अगर फर्ज कर लें यहाँ पर टाइम जीरो सेट किया था तो यहाँ से एक्सट्रीम से छोड़ा हमने। अब जो बॉडी परफॉर्म करेगी, अब जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लेना है, लेकिन टाइम हमने वहाँ पे एक्सट्रीम पे जीरो किया हुआ था। तो अब आप क्या यूज़ करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। आइए मैं आपको 3-4 सवाल करवाता हूँ मैं। तो अब बारी हमारे क्वेश्चंस की, जो हमने आज पढ़ा, एक फार्मूला याद किया, बनाया, उसके क्वेश्चंस और उसको एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज an object is vibrating at the end of a spring if the equation for its position is given by this: amplitude, frequency, time period and displacement after 2 seconds is equal to question mark। तो मैं अभी ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको ऑप्शन होगी, मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। अभी हमने पहली बात, तो आप मुझे बताइए इस इक्वेशन को देख के सिर्फ ये बताएं कि ये मोशन है बॉडी की, SHM जो है वो इधर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। यूँ कह लें कि जब टाइम जीरो था तो बॉडी मीन पोजीशन पर थी या एक्सट्रीम पोजीशन पर थी। तो सारे बच्चे सोच रहे होंगे यस सर फॉर्मूले में तो कॉज आ रहा है, तो कॉज का मतलब इस वक्त जब टाइम जीरो था बॉडी उस वक्त एक्सट्रीम पर थी, उसने अपनी मोशन वहीं से स्टार्ट की थी। तो पहला तो बॉडी कॉज देख के बता रहे हैं कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे आपने भी फॉर्मूला पढ़ा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज थीटा, और थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, थीटा भी लिख सकते हैं ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन 1 कह लें, इस इक्वेशन नंबर 2 कह लें, आप ये इक्वेशन 1 को और 2 को आपस में कंपेयर कीजिएगा ज़रा। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपको जब भी SHM में कोई इक्वेशन गिवन हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, या तो कॉज वाला यूज़ कर लेना है या साइन वाला यूज़ कर लेना है, या अगर वो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ जनरलाइज्ड फॉर्म वाला, तो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। कंपेयरिंग 1 and 2, जब कंपेयर करेंगे तो आप देखें ज़रा x की जगह पर। अच्छा, कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि आप इनको डिवाइड कर दें। आपको टाइम बचाने के लिए करना है कि x इज इक्वल टू एक्स, ओके। यहाँ पे 0.25 है, यहाँ पर क्या है x नॉट है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x नॉट किसकी इक्वल आएगा 0.25 मीटर। तो एक आंसर आ गया आपका, देखिए कोई सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो एम्पलीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। अब आप देखें कॉज की जगह पर कॉज है, टी की जगह पर टी है, तो ओमेगा की जगह पर क्या लिखा हुआ है पाई बाय 6, तो ओमेगा आ गया पाई बाय 6। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नहीं कहा गया, हमें कहा गया है फ्रीक्वेंसी का। तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ एफ निकालेंगे तो क्या आएगा ओमेगा ओवर 2 पाई, ओमेगा पाई बाय 6 ओवर 2 पाई,
तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1/12 हर्ट्ज़। टाइम ये आपका निकल आया फ्रीक्वेंसी का रिलेशन और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, यानी कि ये भी निकल आया। टाइम पीरियड बहुत ही आसान, t इज इक्वल टू 1/f कर लें, अगर f निकालें तो 1/t, जैसे मर्जी कर लें आप। ये आ गया 12 सेकेंड। ठीक है जी। अब लास्ट चीज़ रह गई है, देखिए एक इक्वेशन हमने कितना कुछ फाइंड कर लिया। लास्ट है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, इसमें 2 पुट कर दें आप, ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 2 सेकेंड के बाद, में 2 पुट कर दें आप, तो क्या बनेगा x इज इक्वल टू 0.25 cos ऑफ π/6 मल्टीप्लाई 2, तो ये π/3 रह जाएगा। x इज इक्वल टू 0.25 cos ऑफ π/3। अब आप लोग क्या करते हैं कि आपने एंगल्स याद किए हमें डिग्री के अंदर, तो डिग्री में याद रखिएगा कि जो π/3 होता है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन में होता है, डिग्री में 180 होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 3, और ये आ जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.25 इंटू cos 60 का आएगा 1/2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 का डिवाइड कर लें आप, तो आ जाएगा 0.125। ठीक है, तो ये आपका 0.12 कह लें बेशक। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा मीटर में। तो बहरहाल इस तरह से आप इस इक्वेशन से काफ़ी सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ देते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एन ऑसिलेटर इज x इज इक्वल टू 5 sin 0.25 पाई टी प्लस 0.5 पाई द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड बताना है आपको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर के इक्वेशन में ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब आप इसको अगर कंपेयर करना चाहें साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर करेंगे, ज़रा क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के साथ कंपेयर करेंगे। तो आप x की जगह पर x आ गया, x नॉट की जगह पर x नॉट आ गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस इक्वेशन को देख के बताएं बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप बोलेंगे x नॉट 5, यानी एम्पलीट्यूड 5 है। साइन की जगह पर साइन आ गया, इस t की जगह पर t आ गया, फाई की जगह पर 0.5 पाई आ गया, 0.2 पाई ओमेगा की जगह पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा किसके बराबर आ गया 0.2 पाई। ओमेगा को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी, और t लिखेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा। आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो क्या आएगा, यहाँ पे देखें ना f ओमेगा ओवर 2 पाई है, तो t किसके होगा 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा, 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई ओवर 0.2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2 बाई 0.2, पॉइंट खत्म करेंगे 10 आ गया, 20/2 डेट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि कोई लंबा सोल्यूशन नहीं था, फ़ौरन से आंसर आ गया जब हमने इक्वेशन पढ़ी। ये क्वेश्चन है जी। इसके बाद मैं मजीद 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन t इज इक्वल टू t/6 फ्रॉम मीन पोजीशन इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज 20 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड ये गिवन है आपको, x नॉट गिवन है, इसको आप x नॉट कह लें आप। टाइम गिवन है t/6, t कहता टाइम पीरियड है कैपिटल T। तो ये मेंशन कर दिया उसने कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मीन एक्सट्रीम पोजीशन। अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है तो फिर हमने क्या फाइंड करना होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब ओमेगा का तो पता ही नहीं क्या है, तो ओमेगा को आप यूँ लिख लेना, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और एफ को लिखा जा सकता है 1/t, तो 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं एक्स नॉट की वैल्यू 20 है, 20 सेंटीमीटर में लेने दें ताकि सेंटीमीटर में आंसर आ जाए आपका। 20 कॉज ऑफ ओमेगा के लिख लें 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइज टी की वैल्यू ये पुट कर दें t/6, ये t से t कैंसिल, ये आएगा π/3, 20 कॉज ऑफ π/3। और अभी मैंने बताया π/3 कितना होता है 60 डिग्री, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इतने टाइम के बाद बॉडी कहाँ पर होगी, डिस्प्लेसमेंट से एम्पलीट्यूड के हाफ पोजीशन पर, यानी सेंटर पे होगी। यानी 20 सेंटीमीटर था तो मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर दूर होगी। तो ये क्वेश्चन है, मजीद क्वेश्चन कर लेते हैं जी।
अब क्वेश्चन आपको आइडिया तो हो गया कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड, और आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करने को भी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस वो आपने नोट कर लेने अच्छे से। क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा हुआ है कॉपी के ऊपर, ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, मैं अब आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की बजाय सीधा क्वेश्चन के बताता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 5 cos ऑफ 0.5 पाई टी, 0.5 पाई टी, ये इक्वेशन गिवन है। और कहता है द पार्टिकल मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना उसको टाइम लगेगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली बॉडी परफॉर्म कर रही है एसएचएम, और उसे मीन से एक्सट्रीम तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा उसको। तो हमें इस इक्वेशन में 1 कह देते हैं, और वही ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, आप खुद पे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड और 4 सेकेंड। आप वीडियो को पॉज करें, फ़ौरन से इसको पहले अटैम्प्ट करें जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं प्रैक्टिस, और फिर मुझे आंसर करें कमेंट के अंदर इसका। तो अब सोल्यूशन देखते हैं, मेरी तरफ से सोल्यूशन देखिएगा ज़रा कि इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू कौन सी यूज़ करेंगे, x नॉट कॉज वाली यूज़ करेंगे, कॉज ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। कॉज की जगह पर कॉज लिखा हुआ है, ओमेगा की जगह पर 0.5 लिखा हुआ है। ओमेगा आएगा 0.5 पाई, ओमेगा 2 पाई ऑफ होता है, तो ये आ गया 0.5 पाई। तो यहाँ से f पाई से पाई कैंसिल कर दें आप, तो f किसके बराबर आ गया 0.5/2, डेट इज इक्वल टू 0.25। टाइम पीरियड कितना आ गया जी, 1/0.25। इसे लिखा जा सकता है 1 मल्टीप्लाई बाय 100/25, डेट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आपका आंसर क्या आ गया, 4 सेकेंड। लेकिन ठहरिए, आंसर गलत है। ये तो टाइम पीरियड फाइंड कर लिया कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए, जबकि क्वेश्चन में मैंने बताया कि सिर्फ मीन से एक्सट्रीम तक जाना है तो फिर कितना टाइम लगेगा। तो मीन से एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम लगता है आपको पहले बता चुका हूँ। मीन से एक्सट्रीम तक जाने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है t इज इक्वल टू t/4। तो आपको t/4 फाइंड करना है। तो t की वैल्यू कितनी निकली है बेटा, t की वैल्यू निकली है 4 और डिवाइड बाई 4, डेट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो राइट ऑप्शन इज 1 सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लिख लें। इन एसएचएम द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टू मिड ऑफ द मीन टू एक्सट्रीम। सवाल समझ आ गया, नहीं समझ आया, दोबारा लिखें। इन एसएचएम फाइंड द टाइम टू रीच द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टू मिड। एक्सट्रीम से मिड तक आना है तो वहां तक कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन लिख दो मैं आपको, t/6, t/6, t/12, t/8, t/14। एक्सट्रीम से मिड तक आना है आपने, सिर्फ मिड तक आना है। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन ही वाला हो गया। एक और क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, लेकिन चलें फिर आपको टेस्ट में, जब इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा आपसे तो उसमें बेशुमार क्वेश्चन आएंगे, उसमें कर लीजिएगा। तो आई होप आपको लेक्चर में चीज़ें समझ आ गई हैं और आपने इस इक्वेशन को, फेज वाली टॉपिक को क्लियर कर लिया होगा। आज एक फार्मूला उसको मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी कैसे यूज़ करना है आपने। अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसमें मैं आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर पूरा चैप्टर कवर करूँगा। इसके इतने सारे MCQs हैं कि उसको अगर लिखवाने बैठूंगा तो मैं हमें 4, 5, 6 घंटे, ये 2 हफ्ते भी पढ़ाता रहूँ, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो सकते इसके। इसलिए बजाय कि इतने क्वेश्चन लिखवाए जाएँ, लंबे लंबे स्टेटमेंट्स, क्यों ना पूरे चैप्टर का टेबल बना लिया जाए, तो उस टेबल में हर तरह का सवाल आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं
इस पूरे चैप्टर के फार्मूला याद करने की टेक्निक्स बताऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया अब एक चैप्टर 5 के अंदर। इसमें मतलब आपने एक फार्मूला जो आज मैंने बताया ना फेज़ के अंदर डिस्प्लेसमेंट का, वो आपने याद रखना है। जो आज के लेक्चर वो आपको याद करना है, जैसे मर्जी याद करें, उल्टे सीधे होकर जैसे मर्जी याद करें, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई याद होना चाहिए वो वाला, ताकि नेक्स्ट जो जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे ट्रिक्स लगा के याद कराऊंगा। ट्रिक, एक सिंगल ट्रिक होगी, सिर्फ एक सिंगल ट्रिक, सारे फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पर करेंगे आप, फिर उसको इस्तेमाल भी करेंगे, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो टेबल याद भी करवाऊंगा, फार्मूलाज को याद भी करवाऊंगा टेक्निक के ज़रिए, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और ग्राफ भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली दफ़ा आए हैं, और दूसरे बच्चों तक पहुँचाएँ। और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।